आज हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। पहला इसमें है कि आर्थिक समस्या से क्या अभिप्राय है, यह क्यों उत्पन्न होती है। तो प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं क्या होती है, असीमित होती है। मनुष्य की आवश्यकताएं कभी भी खत्म नहीं होती है, परंतु उनको संतुष्ट करने वाले अधिकतर साधन सीमित हैं। एक अर्थव्यवस्था के लिए संभव नहीं किया वह प्रत्येक नागरिक के लिए प्रत्येक वस्तु का उत्पादन कर सके। अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह चुनाव करना पड़ता है कि अर्थव्यवस्था के वैकल्पिक प्रयोग वाले साधनों का किस प्रकार कुशलतम पूर्वक प्रयोग करें। यानी कि आर्थिक समस्या क्या है अर्थव्यवस्था में, कि हम जो हमारे पास साधन है वो हमारे पास क्या है, सीमित है। उन सीमित साधनों में हम किसका चुनाव करें ताकि उत्पादन किया जाए। जैसे हमारे पास साधन अगर हम देखेंगे भूमि है ना, तो भूमि हमारे पास क्या है, सीमित है। तो उस सीमित भूमि में ही हम चावल का उत्पादन करें या गेहूं का, यानी धान और गेहूं में हम किसका उत्पादन करें, तो उसमें हमको चयन करना पड़ता है। यही हमारी क्या है, आर्थिक समस्या है। आर्थिक समस्या के विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न तरीका से इसकी परिभाषा दी है। तो हम दो अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं को लिखे हैं। पहला है रॉबर्ट यहाँ के अनुसार, इन्होंने बताया है आर्थिक समस्या वह समस्या है जिसका संबंध चुनाव की इस आवश्यकता से है, क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन करना है तथा आर्थिक प्रगति कैसे प्राप्त करनी। यानी रॉबर्ट ने हम लोगों को बताया कि आर्थिक समस्या का मतलब है कि इन्होंने जो पूरा किया है वो चुनाव पे डिपेंड है इनका, कि सबसे समस्या क्या है, चुनाव का। क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है और सीमित साधन में जो सबसे ज़्यादा जरूरी लगता है हम लोग उसका चुनाव करते हैं। तो आर्थिक समस्या का सबसे बड़ा कारण उन्होंने किसको बताया, चुनाव की समस्या को बताया है। इसलिए उन्होंने बताया कि आर्थिक समस्या वह समस्या है जिसका संबंध चुनाव की इस आवश्यकता से है, क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन करना है तथा आर्थिक प्रगति कैसे प्राप्त करनी है। दूसरे अर्थशास्त्री इसका हमने यहाँ वर्णन किया है लेफ्टविच के अनुसार। लेफ्टविच ने आर्थिक समस्या के बारे में क्या लिखा है, देखिए उन्होंने अपनी परिभाषा जो दी है कि आर्थिक समस्या का संबंध मनुष्य की वैकल्पिक आवश्यकताओं के लिए सीमित साधनों के वितरण तथा इन साधनों का अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रयोग करने से है। मान लीजिए हमारे पास 1 लीटर दूध है, या मान लीजिए हमारे पास 1000 रुपये और हम मार्केट गए और हमारी विभिन्न आवश्यकता है, हमको कपड़ा भी खरीदना है, हमको भौतिक साधन में, और हम लोग जैसे मोबाइल खरीदना है तथा अन्य सामग्री खरीदना है, तो हम उसमें से इन सभी आवश्यकताओं में से हम किस आवश्यकताओं को पूर्ति करें, किस साधनों, किस चीज़ को हम खरीदें जिससे हमको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो। ये किसका कहना है, लेफ्टविच का। आर्थिक समस्या के जो कारण होते हैं, सबसे पहला कारण क्या होता है, असीमित आवश्यकता। पहला कारण है असीमित, इसको हम लोग देखते हैं असीमित आवश्यकता। असीमित आवश्यकता में क्या होता है, मनुष्य की आवश्यकताएं क्या होती है, असीमित होती है, वह कभी खत्म ही नहीं होती। एक आवश्यकता की हम पूर्ति करते हैं तो दूसरी आवश्यकताएं जन्म ले लेती है। हम ही लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, एक से एक नई नई चीज़ों का आविष्कार होता है। मान लीजिए कि पहले हम लोग घर में जनरली ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा करते थे, आज हम लोग रंगीन टीवी देख रहे हैं। मतलब उसकी क्वालिटी बढ़ती जा रही है। पहले हम लोग छोटा टीवी देखते थे, बड़ा आया, अब उससे भी बड़ा है, मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर, कैमरा आदि चीज़ का दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, उत्पादन बढ़ रहा है। तो हमारी आवश्यकताएं क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी जो असीमित आवश्यकता है, मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है। कोई भी मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकता है। मनुष्य की आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जैसे समय के साथ साथ डिजिटल कैमरा, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन आदि। अतः हम कह सकते हैं किसी निश्चित समय में प्रत्येक समाज में असंख्य असंतुष्ट आवश्यकताएं होती है। यानी कि आर्थिक समस्या का पहला कारण क्या है, असीमित आवश्यकता। दूसरा है दुर्लभ या सीमित साधन। इसके अंतर्गत आता है जब हम लोग, हमारे पास जो साधन होते हैं, ठीक है, वो क्या है, मांग से जितनी हमारी डिमांड है उससे हमारा जो पूर्ति है वो क्या होगा, कम होगा। हम अधिक, डिमांड ज़्यादा है हमारी और पूर्ति क्या है, कम है, तो ये भी आर्थिक समस्या को जन्म देती है। तीसरा हमारा है वैकल्पिक प्रयोग। ये वैकल्पिक प्रयोग को हम लोग देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज को यह चुनाव करना पड़ता है कि वह अपने सीमित साधनों का उपयोग कौन सी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए करे। जैसे हमारे पास दूध सीमित मात्रा में है और इसे विभिन्न उपयोग होता है, पनीर, रसगुल्ला, आइसक्रीम,
है ना, हम दूध से क्या बनाएं, यह हमारी समस्या है। क्या ऐसा बना जिससे हमको अधिक से अधिक क्या हो, संतुष्टि की प्राप्ति हो। यही है चुनाव की समस्या। हम अपने सीमित साधनों का प्रयोग कौन सी वस्तु तथा सेवा को उत्पादन करने के लिए करें। वास्तव में चुनाव की समस्या ही अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या है। इसे ही हम आर्थिक समस्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की परिभाषा दीजिए। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन होती है। तो अर्थव्यवस्था से हमारा तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आजीविका कमाते हैं, यानी जीविकोपार्जन करने के लिए जो धन कमाते हैं, जो वह काम करता है जिससे उसको धन की प्राप्ति होती है ना, पैसे की प्राप्ति होती है। यही है अर्थव्यवस्था से अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आजीविका कमाते हैं तथा आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की कुछ आधारभूत आर्थिक समस्या होती है। इन समस्या को एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहा जाता है। यानी हर अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था कहें, पाकिस्तान की कहें, श्रीलंका की कहें, संयुक्त राज्य अमेरिका की, सबकी अपनी अपनी एक अर्थव्यवस्था होती है। और सबकी अर्थव्यवस्था, सब देश की एक अपनी अर्थव्यवस्था और सब देश की अर्थव्यवस्था की अपनी एक समस्या होती है, जिसको हम लोग केंद्रीय समस्या कहते हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को, चाहे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था क्यों ना हो, है ना, प्रत्येक अर्थव्यवस्था, प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था, यानी प्रत्येक अर्थव्यवस्था को 3 केंद्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला समस्या है किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। पहला हमारी जो केंद्रीय समस्या आती है वो क्या होती है कि हम किस वस्तु का उत्पादन करें और कितना करें। हमारे पास मान लीजिए भूमि है, भूमि में हम धान की खेती करें या हम गेहूं की खेती करें, किसकी खेती करें और कितनी मात्रा में करें, ताकि हम पूरा, क्योंकि हमारे पास भूमि क्या है, सीमित में है यहाँ पे। दूसरी हमारी समस्या हो रही है उत्पादन किस प्रकार किया जाए, यानी उत्पादन के लिए हम लोग किस प्रकार करें, यानी कि हम तकनीकी साधनों का करें या हम श्रम प्रदान करें, किसका करें। तीसरी जो हमारी समस्या, उत्पादन किसके लिए किया जाए। जो हमारी तीसरी केंद्रीय समस्या, उत्पादन किसके लिए किया जाए, यानी उत्पादन का मतलब है कि जो हम उत्पादन करेंगे वो किसके लिए करेंगे, क्योंकि किसी भी देश में अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, मध्य वर्ग भी होते हैं। तो हम उत्पादन किसको एक दृष्टि में रख के करें, उत्पादन मध्य वर्ग के लिए करें या हम लोग को देख के करें या निम्न वर्ग, गरीब वर्ग के लिए करें, किसके लिए हम उत्पादन करें। यानी हर अर्थव्यवस्था की अपनी एक समस्या होती है। इसी चैप्टर में है तीसरा जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उत्पादन संभावना वक्र क्या है, एक तालिका तथा चित्र के द्वारा स्पष्ट करें। तो इसका जो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्पादन संभावना वक्र को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसे उत्पादन संभावना सीमा रेखा, रूपांतरण वक्र के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है। इसको शॉर्ट में कहते हैं PPC। यह वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जिन्हें दिए गए संसाधनों या तकनीक द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। या क्या करता है, दो वस्तुओं के संयोग को दर्शाता है। इसे हम लोग उत्पादन संभावना सीमा रेखा क्यों कहते हैं। यह रेखा दी हुई दो वस्तुओं के उत्पादन की अधिकतम सीमा को निर्धारित करती है। हम लोग अभी बोले ना कि उत्पादन संभावना वक्र को हम लोग विभिन्न नाम से भी जानते हैं, उत्पादन संभावना सीमा। तो उत्पादन संभावना सीमा क्यों कहते हैं इसको, यह रेखा दी हुई दो वस्तुओं के उत्पादन की अधिकतम सीमा को निर्धारित करती है, इसलिए इसे उत्पादन संभावना सीमा भी कहा जाता है। यह रेखा जो उत्पादन संभावना वक्र है ना, दो वस्तुओं को उत्पादन की अधिकतम सीमा को निर्धारित करती है, इसलिए हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, उत्पादन संभावना सीमा के नाम से भी जानते हैं। इसे रूपांतरण रेखा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा से ज्ञात होता है यदि एक वस्तु X का अधिक उत्पादन किया जाएगा तो दूसरी वस्तु Y से साधन हटाकर वस्तु X के उत्पादन में लगाया जाता है। यानी हम लोग जानते हैं दो वस्तुओं के संयोग को दर्शाता है। एक वस्तु को अधिक उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु को, क्योंकि हमारे पास मान लीजिए भूमि 5 एकड़ है, तो 5 एकड़ भूमि में हम या तो 3 एकड़ गेहूं की खेती कर रहे हैं या 2 एकड़ धान की खेती कर रहे हैं। लेकिन अगर गेहूं का पैदावार हमको 4 एकड़ में करना है तो धान का को क्या करना पड़ेगा, धान की खेती के लिए उसकी भूमि को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यही कह रहा है एक वस्तु X का अधिक उत्पादन किया जाए तो दूसरी वस्तु Y से साधन हटाकर वस्तु X के उत्पादन में लगाया जाता है, अर्थात वस्तु Y का वस्तु X में रूपांतरण किया जाता है।
इसलिए इसे रूपांतरण वक्र के नाम से भी जानते हैं। अब जानते हैं जो उत्पादन संभावना वक्र की जो मान्यता है, उत्पादन संभावना वक्र की धारणा निम्नलिखित मान्यता पर आधारित है। पहली मान्यता है साधनों का पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग किया जाए। दूसरा है दिए गए संसाधनों के प्रयोग से केवल दो वस्तुओं के दो संयोग का उत्पादन किया जाए। तीसरा है उत्पादन के साधनों की स्थिर मात्रा हो, यानी उत्पादन जो करे उसकी मात्रा स्थिर होनी चाहिए। चौथा है तकनीक के स्तर को स्थिर मान लिया जाता है, यानी तकनीक में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जिस टेक्नोलॉजी से प्रारंभ की गई है कृषि अंत तक उसी समय तक ही रहेगी, यानी तकनीक के स्तर को स्थिर मान लिया जाता है। इसे हम एक तालिका के द्वारा समझते हैं। संभावना ABCDEF है, वस्तु Y और वस्तु X है, यानी दो वस्तु के संयोग को दर्शाता है उत्पादन संभावना वक्र। वस्तु Y में जब हम देख रहे हैं कि 15 वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, अधिकतम कितना है 15 है, उसकी मात्रा कितनी है स्थिर है, तो वस्तु X का उत्पादन क्या हो रहा है 0 हो रहा है। जब संभावना B में जाते हैं तो वस्तु Y का उत्पादन अगर 14 हो रहा है तो वस्तु X का उत्पादन कितना हो रहा है 1 हो रहा है। उसके बाद हम लोग C में देखेंगे कि अगर यहाँ पे 12 हो रहा है C में तो वस्तु X का उत्पादन कितना हो रहा है 2 हो रहा है। यानी जैसे जैसे उत्पादन Y का हम लोग और वस्तु X का देख रहे हैं कि जैसे जैसे एक वस्तु के उत्पादन को हम लोग घटा रहे हैं तो दूसरी वस्तु के उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक वस्तु का उत्पादन क्या हो रहा है घट रहा है। अब इसको एक वक्र के माध्यम से समझते हैं। X अक्ष पर वस्तु X की इकाइयों को और Y अक्ष पर Y की इकाइयों को दिखाया गया है। बिंदु A पर अर्थव्यवस्था अपने सभी Y संसाधनों का उपयोग करके वस्तु Y की अधिकतम 15 इकाइयां उत्पादित करती है, परंतु वस्तु X की एक भी इकाइयां उत्पादित नहीं कर सकती। हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना कि देखिए यहाँ पे Y में अधिकतम कितना हो रहा है 15 हो रहा है, लेकिन X में एक भी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। लेकिन वहीं हम लोग देखेंगे वहीं ऐप पर अर्थव्यवस्था अपनी संसाधनों का उपयोग वस्तु X के उत्पादन के लिए करती है, तो वह वस्तु X की अधिकतम 5 इकाइयां उत्पादित कर सकती है, परंतु वस्तु Y को उत्पादित नहीं कर सकती है। हम उपरोक्त वक्र में देखते हैं जब A, B, C, D, E और F विभिन्न संयोग वाले बिंदुओं को जोड़ा जाता है तो हमें AF वक्र प्राप्त होता है, जो उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। AF वक्र संसाधनों के पूर्ण तक कुशलतम प्रयोग को दर्शाता है। उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता क्या है? इसकी जो ढलान होती है वो नीचे की ओर होती है। उत्पादन संभावना वक्र की जो ढलान होगी क्या होगी नीचे की ओर हो रही है, ऊपर से नीचे, क्योंकि पूर्ण रोजगार की स्थिति में दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ाया जाता है। क्यों नहीं होता है इसका ढलान जो नीचे की ओर क्यों होता है? क्योंकि जब पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी तो दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ नहीं जा सकता है। यदि X का उत्पादन अधिक किया जाएगा तो वस्तु Y का उत्पादन कम किया जाएगा। दूसरा इसकी विशेषता है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर होती है, यानी कि इसका नतोदर क्यों होती है मूल बिंदु की ओर? क्योंकि सीमांत औसत लागत के कारण, यानी सीमांत औसत लागत के कारण कि एक वस्तु को उत्पादन अधिक करने के लिए दूसरी वस्तु का उत्पादन क्या किया जाता है कम किया जाता है, यानी एक के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तुओं का उत्पादन को त्याग करना पड़ता है। इसलिए क्या होती है इसकी जो मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है।